नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद के क्लस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए 15 बसों का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें विद्यालय आवागमन में समय की बचत होगी। इस तरह के नवाचार से बच्चों को पठन पाठन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह सराहनीय प्रयास किया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ के लोगों को लेकर दिए गए बयान के 25 दिन बाद आखिरकार रविवार को प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे पर जाने के बाद अब उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से पहले धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली चल रहे थे और उनके इस्तीफे के बाद अब खाली पदों की संख्या 5 हो गई है, जिस पर चर्चा है कि इस महीने के अंत में धामी मंत्रिमंडल में बड़ा विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। चर्चा इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से जिस तरह का लगाव है, उससे लगता है कि तीसरी बार केदारनाथ विधानसभा सीट से विधायक बनी आशा नौटियाल को भी पार्टी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को बैलेंस बनाए रखने के लिए भी मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है, जिसमें संभावना है कि गढ़वाल के 3 और कुमाऊं के 2 विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं मंत्री पद मिलने को लेकर विधायकों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी संगठन जो जिम्मेदारी उन्हें देता है उससे वह बखूबी निभाते हैं और अगर उन पर संगठन भरोसा करता है तो नई जिम्मेदारी के लिए भी तैयार है। कैबिनेट मंत्री को विजिलेंस कोर्ट से राहत मिली है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री को विजिलेंस कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी है। संपत्ति जुटाने के विवाद में गणेश जोशी फंसे थे, तो विजिलेंस को अब शिकायत में कोई हल्फनामा नहीं मिल पाया। विजिलेंस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति जुटाने के विवाद में फंसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राहत दी है। कोर्ट ने गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 156 के तहत केस दर्ज याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत में हल्फनामा नहीं दिया। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि जानबूझकर हमारे मंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की गई और अब इस तरह की शिकायत विजिलेंस से की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि विजिलेंस की जांच के बाद अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। की बात नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके मंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया और उनकी विजिलेंस से शिकायत की गई। विजिलेंस कोर्ट के द्वारा उसकी जांच कराई गई और जांच में किसी प्रकार का साक्ष्य न पाए जाने के कारण उनको इसमें फ्री किया गया है। तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हुआ है और जांच कानूनी दायरे के अंतर्गत हुई है। पूर्व में भी अनेकों नेताओं की जांचें हुई, लेकिन तब भी कांग्रेस जब उनके नेताओं की जांच होती है तब भी वो परेशान होते हैं और जब किसी अन्य दल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि जो मामला दर्ज किया गया था और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से एडवोकेट विकेश नेगी की तरफ से याचिका दायर की जा रही थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया और कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी। उसका साफ कहना था कि अगर इस तरह का आरोप कांग्रेस के किसी नेता पर लगता तो वो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि जिस तरीके से अब विजिलेंस को शिकायत में हल्फनामा नहीं मिला, याचिका को खारिज कर दिया गया और कांग्रेस लगातार मुद्दा उठा भी रही थी कि अगर हमारे किसी नेता पर इस तरह का आरोप लगता तो जांच शुरू कर दी जाती। अब क्या कुछ पूरा अपडेट है इसमें?
देखिए पुष्पेंद्र, विजिलेंस में एक शिकायत की गई थी। जो सोशल एक्टिविस्ट है और सीनियर एडवोकेट है विकेश नेगी, उन्होंने विजिलेंस में एक शिकायत की थी जिसमें ये कहा गया था कि जो सूबे के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, उनके पास आय से अधिक संपत्ति और बाकायदा उसका ब्यौरा उन्होंने दिया था। लेकिन विजिलेंस ने इस पूरे मामले में जब कुछ नहीं किया तो उन्होंने विजिलेंस कोर्ट में इसकी शिकायत की। विजिलेंस कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को एक तरह से कहा जाए कि मंत्रिपरिषद को भेजा और मंत्रिपरिषद ने भी इसमें सीधे तौर पर यह कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं बड़े गंभीर आरोप हैं, तो इस पूरे मामले के लिए एक हलफनामा यहाँ पर विकेश नेगी देंगे। लेकिन विकेश नेगी ने वो हलफनामा नहीं दिया, शपथ पत्र नहीं दिया, उसी चलते ये मुकदमा अब खारिज किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले की मैं बात करूं कि गणेश जोशी अपने आप में एक पहले ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं और तमाम संपत्तियां, तमाम फार्म हाउस को लेकर कहा गया कि ये उनकी है और मंत्री पद का रहते हुए ने दुरुपयोग किया और अपनी पत्नी, बच्चे और वाइफ के नाम ये संपत्तियां अर्जित की। ये आरोप उनके ऊपर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान विकेश नेगी को जिले से बाहर भी जिला बदर कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद कोर्ट में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी और कमिश्नर उनको जिले में उनकी बहाली हुई थी। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले के बाद अब विकेश नेगी ने फिर कहा है कि वो नए सिरे से विजिलेंस में जाएंगे, इसकी शिकायत करेंगे और बाकायदा शपथ पत्र देंगे और इसके अलावा हाई कोर्ट में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। जी, दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं पुष्पेन कि अगर हम ये कहें कि कोर्ट ने इस पूरे मुकदमे को खारिज कर दिया तो सिर्फ उसका कारण शपथ पत्र का ना देना है, नहीं तो कोर्ट ने इस बात को कबूल किया है कि आय की अधिक संपत्ति यहाँ पर गणेश जोशी के पास मौजूद है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ एडवोकेट विकेश नेगी जी भी जुड़ चुके हैं। विकेश जी, अब जो हल्फनामा आप पेश नहीं कर पाए और फिलहाल कोर्ट ने जो खारिज कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया है, आगे की आपकी क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि इसमें 156(3) में जो हलफनामा देना होता है वो हमने दे चुके थे। कोर्ट ने ये कहा कि आपने एजेंसी को नहीं दिया, जबकि किसी भी प्रावधान में एजेंसी को देने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, और कोर्ट ने अपने ऑर्डर पे पूरे तथ्यों को माना हुआ है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है। अब हम इस मामले को लेके हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। नहीं तो खबरें तो ये भी निकलकर सामने आ रही है ना कि आप शपथ पत्र वहां पर नहीं जमा कर पाए। देखिए, अब जिसको जो पता ही नहीं है, विजिलेंस को देने का किसी भी प्रावधान में राइट नहीं होता है। आप एक सिंपल एप्लीकेशन देते हैं, उसी पे मुकदमा होता है, वहां पर कोई एफिडेविट नहीं मांगा जाता। लॉ में केवल जो प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो जजमेंट, जो ऑर्डर की कॉपी इन्होंने लगाई है 2015 का जजमेंट, उस पे लिखा हुआ है केवल 156(3) में आपको शपथ पत्र देना है और वो शपथ पत्र हमारा दाखिल है कोर्ट में। ठीक है अवनीश जी, क्योंकि अभी जिस तरीके से विकेश नेगी जी ने बताया कि अब वो हाई कोर्ट में याचिका को दायर करेंगे और आगे की जो कार्रवाई वहां पर की जाएगी, लेकिन अब शपथ पत्र को लेकर जो यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही है कि भैया आप जमा नहीं कर पाए तो इस वजह से कोर्ट ने खारिज किया है। देखिए, बिल्कुल खारिज किया है, लेकिन जो आरोप लगे उनको माना है। दूसरा बात यह कि आरटीआई के जरिए ही तमाम चीजों का खुलासा हुआ था। आय की अधिक संपत्ति कितनी है, कहां पर है, किसके नाम है और कब कब खरीदेगी, इसका पूरा ब्यौरा एक विजिलेंस में जमा किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम कहीं ना कहीं कोई मुकदमा फाइल करते हैं, किसी के खिलाफ कुछ शिकायत करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी मजबूती के लिए हमें शपथ पत्र, एक हलफनामा देना होता है। और ये मैं समझता हूँ थोड़ी लापरवाही यहाँ पर विकेश नेगी की रही कि वो विजिलेंस में या मंत्रिपरिषद के सामने हलफनामा, शपथ पत्र नहीं दे पाए और इसीलिए इस एप्लीकेशन को खारिज किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मामला गंभीर है और यही कारण है कि तमाम आरोपों को भी कोर्ट ने माना है। जी बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पर जो कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे कि आय से ज्यादा संपत्ति है और जो जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था वहां पर जो संपत्ति लिखी थी उसको लेकर भी विकेश नेगी की तरफ से कहा गया था कि भैया आपकी जो इनकम बनती है वो 35 लाख रुपए बनती है, लेकिन 9 करोड़ जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही थी। तो अब क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? और जो गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, तो क्या अब वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले से बरी होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि किस तरीके से जो आरोप लग रहे थे कांग्रेस की तरफ से। देखिए पुष्पेंद्र, हम सीधे तौर पे कहें फौरी तौर पर तो उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह के चीजें हैं जो आरटीआई में निकली हुई हैं, बाकायदा सर्टिफाइड कॉपी है तमाम चीजों की, तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता। दूसरा ये है कि जो विधानसभा के अंदर भी हलफनामा दिया हुआ है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, उसको आप झुटला नहीं सकते। उनकी संपत्ति पहले कितनी थी, अब कितनी बढ़ी। दूसरा ये है कि उनका अपना कोई व्यापार नहीं है, कोई खेती नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो आखिरकार इतना बड़ा इजाफा संपत्ति में कैसे हुआ, प्रॉपर्टी में इतना ज्यादा इजाफा कैसे हुआ, ये अपने आप में देखने वाली बात है।
और जिस तरह यहाँ पर विकेश नेगी ने खुद कहा कि इस मामले को बिल्कुल भी रफा दफा करने के मूड में नहीं है, वो विजिलेंस में भी नई तरीके से जाएंगे, हलफनामा के साथ जाएंगे और हाईकोर्ट में भी वो एक जनहित याचिका भी दायर करेंगे और इस पूरे मामले को शपथ पत्र के साथ हाईकोर्ट में जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि फौरी तौर पर राहत जरूर है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को, लेकिन उनकी मुश्किलें कम हो गई ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता। जी हाँ, बिल्कुल उनकी तरफ से साफ कहना है कि वो नए तरीके से याचिका को दायर करेंगे। लेकिन जो गणेश जोशी की तरफ से कहा जा रहा था कि भैया जो संपत्ति को लेकर मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कई चीजें उस पर बताई भी कि जो मेरी बेटी है, जो दामाद है, उनकी संपत्ति भी यहाँ पर उसको लेकर भी संपत्ति बढ़ी है। अवनीश जी, शायद अवनीश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ एडवोकेट विकेश नेगी जी जुड़े हुए हैं फिलहाल। विकेश जी, क्योंकि अब ये जो राजनीतिक एक मामला बनता हुआ भी नजर आ रहा था और साफ तौर पर कांग्रेस भी आरोप लगा रही थी कि अगर हमारे किसी मंत्री पर इस तरह का आरोप लगता तो खुद सरकार जांच बैठा देती। तो आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के सपोर्ट मिला है मंत्री को, इस वजह से ये मामला अभी रफा दफा के मूड में है? मुकदमा लिखने जाते हैं तो मुकदमा लिखा नहीं जा रहा है और पूरे एविडेंस के साथ दिया गया है और सरकार जिससे चाहे मुकदमा लिखवा सकती है, ठीक है। तो और जो डॉक्यूमेंट के साथ पूरे तथ्य पेश किए गए, विजिलेंस ने खुद माना अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में कि तब की आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तब उसने मंत्रिमंडल को भेजा। तो अब इससे ज्यादा और क्या प्रूफ देंगे? चलिए ठीक है विकेश जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी उपनल कर्मचारियों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की मांग सरकार से की है। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य में उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। एक लंबे समय से ये लोग प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ प्रदेश में 60,000 से ज्यादा पद अभी खाली हैं, जिनको भरने का काम सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल उपनल कर्मियों को और अंशकालिक जो हमारे अतिथि शिक्षक है उनको नियमित किया जाना चाहिए। उनकी सेवा को आप कब तक उनको ऐसे लटका करके रखोगे? और जितने लोगों को आप नियमितीकृत करते हैं और यदि उसमें SC ST के उतनी आरक्षित संख्या नहीं है तो उतने और पद सृजित किए जाने चाहिए ताकि जो संवैधानिक आवश्यकता है उस संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके और SC ST के लोगों के लिए वो पदों पर उनकी नियुक्ति कर दी जानी चाहिए ताकि एक जो कानूनी दिक्कत आ सकती है उसका समाधान हो सके। और बाकी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है यदि इस समय आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी यदि आप नियमितीकरण का रास्ता नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब है आपकी नीयत गंदी खराब। बड़े खुश हुए प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने से कि शायद अब उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा। इस प्रकार से कई विधायक हैं जिन्हें खुश होना चाहिए, उन्हें भी अगर मौका मिलता है और वो 2-4 दिन खुशी में रहते हैं तो अच्छी बात है, खुश रहे। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ कौन सेटिंग कर पाता है, कौन जो संसाधन चाहिए होते हैं वो जुटा पाता है मंत्री पद पाने के, वो देखते हैं क्या होता है। विदेश में वाहन चलाने के लिए भारतीयों में भी क्रेज बढ़ता जा रहा है। साल 2024 में जहां हल्द्वानी परिवहन विभाग संभाग अंतर्गत नैनीताल और उधम सिंह नगर के साथ साथ चंपावत जनपद के लोगों ने विदेश में वाहन चलाने के लिए 414 इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाया है, जिसमें 52 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से अधिकतर लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जाते रहते हैं। संभागीय परिवहन हल्द्वानी के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाने वाले उधम सिंह नगर के लोग शामिल हैं, जिसमें काशीपुर RTO कार्यालय से 124, रुद्रपुर RTO कार्यालय से 139, जबकि हल्द्वानी RTO कार्यालय से 121, टनकपुर RTO कार्यालय से 28 इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए हैं। तो वहीं इस साल 2025 में जनवरी से फरवरी महीने तक 14 लोगों के इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। खासकर रुद्रपुर और काशीपुर से विदेश में पंजाबी समाज के लोग अधिक रहते हैं, जिसके चलते उधम सिंह नगर में सबसे अधिक है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो parivan.gov.in जो भारत सरकार की साइट है उस पर जाएं। उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है,
जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा चाहिए होता है। अगर ऑन अराइवल वीज़ा है तो वो मेंशन करना पड़ता है, और एक फॉर्म 1A होता है जिसमें किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से एक मेडिकल चाहिए होता है, और आपका लाइसेंस जो है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वो वैलिड होना चाहिए, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 साल की होती है। और अभी अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 156 लाइसेंस बने हैं, जिसमें से 121 जो हैं वो मेल्स के बने हैं और बाकी जो है फीमेल्स के बने हैं। ज़्यादातर ट्रेंड जो देखा जाता है वो हमारा जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज़ में लोग काफ़ी जाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट का वहाँ पर उनको जॉब भी मिलता है, या खुद अगर आप टूरिज़्म के लिए भी जा रहे हो तो हमारा जो 1 साल का जो वैलिडिटी होता है इस लाइसेंस का, इस लाइसेंस के बेस पे आप वहाँ पर गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हो। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, वहीं बीजेपी आलाकमान से भी मुलाकात करेंगे। कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीएम का पहला दिल्ली दौरा है, तो प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीएम धामी का ये पहला दिल्ली दौरा है। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार है। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही जो मंत्री पद खाली हैं वो भर जाएंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब 5 मंत्री पद खाली हो चुके हैं और 5 मंत्री पदों को भरने के लिए जो अटकलें हैं वो भी यहां पर तेज हो चुकी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब 5 मंत्री पद खाली हो चुके हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं? देखिए पुष्पेंद्र, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पहला दिल्ली दौरा है, जिसको लेकर तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह उत्तराखंड में मंत्री पद के 5 पद खाली हैं, तो उसको लेकर भी वो पार्टी हाईकमान और पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और कब तक इनको भरा जाना, इस पर चर्चा होगी। दूसरा मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक तरह से जो माहौल उत्तराखंड के अंदर बना है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री गंभीर है और पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे कि अब इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल के साथ भी एक वर्ग विशेष के लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि मैदान के लोगों के साथ जो चीजें की रही हैं वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री पूरी तरह से इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उत्तराखंड में कोई पहाड़ मैदान का व्यक्ति नहीं है, जो लोग हैं वो उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंडियत के लोग हैं। तो उन्होंने चीजों को समझाने की बहुत कोशिश की, सारी चीजें कंट्रोल में है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, अब देखने वाली बात ये होगी कि वो पार्टी नेताओं के साथ किस तरह का डिस्कस करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है और संभावना ये भी है कि 23 तारीख को मुख्यमंत्री का 3 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होने जा रहा है, तो उस समय भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और संभावना ये है कि कोई नए चेहरे या फिर जो अनुभवी चेहरे हैं उनको यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जी बिल्कुल अभिजीत, क्योंकि आशा नोटियाल जैसे नाम भी सामने आ रहे हैं और 5 मंत्री पद यहाँ पर भरने हैं, तो किस किस पर अब की बार मोहर लग सकती है? ऐसे कौन से नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में फिलहाल चल रहे हैं? देखिए पुष्पेंद्र, जो हम नए चेहरे की बात करें, जिस तरह बीजेपी इस समय कर भी रही है कि जो पुराने लोग हैं और पूरी तरह मेहनत के साथ आगे बढ़े हैं लेकिन उनको सम्मान पार्टी में नहीं मिल पाया, तो उस हिसाब से देखा जाए नए चेहरों में विनोद कंडारी हैं जो कि देवप्रयाग से विधायक है, उनको उम्मीद है कि मंत्री पद मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करें जो भीमताल के विधायक हैं कैडा, उनकी भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी युवा चेहरे हैं, उनको उम्मीद है कि मंत्री पद मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करें हरिद्वार से आदेश चौहान हैं, विधायक है 3 बार के, उनकी भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ प्रदीप बत्रा हैं जो कि रुड़की से लगातार जीतते आ रहे हैं, उनकी उम्मीद यहाँ पर है। और अगर हम पुराने लोगों की बात करें, अनुभवी लोगों की बात करें, तो उसमें मदन कौशिक है जो कि एक तरह से कहा जाए संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, अहम विभिन्न पदों पर वो रह चुके हैं। इसके अलावा बिशन सिंह चौहान हैं, कई बड़े ऐसे नाम हैं, अरविंद पांडे हैं जिनको जगह मिल सकती है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि इस बार जो मुझे लगता है सरकार यही चाहेगी कि जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं और युवा हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। लेकिन पार्टी हाईकमान के साथ ही मुख्यमंत्री ये तय करेंगे और संभावना ये है कि 23 तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, अटकलें हैं कि मंत्रिमंडल या मंत्रियों के लेकर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान,
उनके बेटे की शादी है, तो उसमें भी आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उसके बाद ही वो पार्टी हाईकमान और बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। जी ठीक है अवनीश जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश में वाहन चलाने के लिए भारतीयों में भी क्रेज बढ़ता जा रहा है। साल 2024 में जहां हल्द्वानी परिवहन विभाग संभाग अंतर्गत नैनीताल और उधम सिंह नगर के साथ साथ चंपावत जनपद के लोगों ने विदेश में वाहन चलाने के लिए 414 इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाया है, जिसमें 52 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से अधिकतर लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जाते रहते हैं। संभागीय परिवहन हल्द्वानी के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाने वाले उधम सिंह नगर के लोग शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि औरंगजेब की मजार हिंसा में हिंदुओं पर हमला और घरों पर आक्रमण निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस देश में औरंगजेब का ना कोई सम्मान है और ना ही कोई स्थान। यह केवल आक्रांता था जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया। वह हमारे मराठों की वीर भूमि महाराष्ट्र में औरंगजेब के द्वारा जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा की गई, वो बहुत निंदनीय थी। वह हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करने वाले बाहरी मुगल आक्रांता थे। ये इस देश के नागरिकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और कल जिस प्रकार से संभाजी नगर में औरंगजेब के मजार के पक्ष में हिंदुओं के ऊपर मुस्लिम समाज ने आक्रमण किया, वह बहुत निंदनीय है। मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से आह्वान करता हूं कि ऐसे दंगाइयों को चिन्हित कर उनको सजा मिलनी चाहिए। औरंगजेब ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के वीर संभाजी महाराज की निर्दयता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक हत्या की, ऐसे औरंगजेब का इस देश में कोई स्थान नहीं है। इस देश में औरंगजेब के रूप में जो राजनीति हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इतिहास बताता है कि ऐसे आक्रांताओं का इस देश में कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में सुधार का मुद्दा उठाया है, जिसका लाभ ग्रामीण महिलाओं को आसानी से मिले। उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अलग प्रावधान करने का अनुरोध किया है। राज्यसभा में सत्र के दौरान प्रश्नकाल में बोलते हुए उन्होंने महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की इस समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मुद्दे को उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में महिलाओं को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होने और श्रमिकों के परिवारों में खुशहाली रखने के लिए चलाई जा रही भारत सरकार की फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना बहुत प्रभावी है, जिसके तहत हर राज्य में 50,000 से ज़्यादा जरूरतमंद महिलाओं जिनकी आयु 20 साल से 40 साल है, उन्हें इसका लाभ दिया जाना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। देहरादून, उधम सिंह नगर में पहले की गई कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने पौड़ी जिले में भी एक अवैध मदरसे को सील कर दिया है। यह मदरसा पौड़ी जिले के ग्रासगंज स्थित एक मस्जिद में अवैध रूप से चलाया जा रहा था, जहां नियम कानूनों को ताक पर रखकर चोरी छिपे इसका संचालन किया जा रहा था। पौड़ी जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मदरसे को सील कर दिया है। पूरे प्रदेश में मदरसों की चेकिंग भी तेज कर दी गई है। जहां भी किसी मदरसे के अवैध रूप से संचालित होने की सूचना मिलती है, प्रशासन तुरंत उस पर कार्रवाई कर उसे सील कर रहा है। प्रदेश में अब तक 55 से ज्यादा मदरसे सील किए जा चुके हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।